हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ इंडियन हिस्ट्री की मीडिएवल हिस्ट्री पर, जो कि सेकंड क्लास है, जिसमें कि मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल का ये पहला पार्ट, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों ने जो आक्रमण किया भारत पर, किस तरीके से तुर्क भारत में प्रवेश करे और एंटर किए, देन उसके बाद में कौन कौन से आक्रमण तुर्कों के द्वारा किए गए। तो सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था और किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो। साथ ही साथ वो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सभी विद्यार्थी लगातार जुड़े रहे मेरे चैनल के लिए और स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, और ये भी जानेंगे कि जिस समय तुर्कों का आक्रमण हुआ उस समय कौन से शाही वंश के यहाँ पर शासन था भारत में। चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत पे जो आक्रमण हुए थे सबसे पहले किससे हुए थे। तो भारत पे आक्रमण की अगर जानकारी ली जाए तो यहाँ पर दो आक्रमण प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो पहला जो आक्रमण है वो अरबों का आक्रमण हुआ था। अरब आक्रमणकारी जो इन्वेडर्स आए थे वो सबसे पहले आए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने अरब आक्रमणकारी के बारे में जानकारी दी है, जो कि 712 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, उस पर सेपरेट एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसका वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी अरब आक्रमणकारी के बारे में जो मिल जाएगी, जो कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और देन उसके बाद में अगले जो आक्रमणकारी हुए वो हुए तुर्क आक्रमणकारी। तो तुर्कों का जो आक्रमण हुआ वो उसको दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि पहला आक्रमण जो हुआ था वो 1000 यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था, और उसके बाद में फिर आगे आक्रमण लगातार हुए जिसमें कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसमें जो दो आक्रमण हुए उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो महमूद गजनबी के द्वारा ये आक्रमण हुआ था, जो कि 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक के बीच में लगातार, जो कि 17 आक्रमण लगातार किए, जिसमें कि वो अजय रहा और 17 बार भारत को लूट कर लेके गया। और दूसरा जो आक्रमण हुआ था तुर्कों के द्वारा वो मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, जो कि एक ऐसा आक्रमण बना जिससे कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि 1175 से लेके 1205 ईस्वी के दौरान मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किए थे। उसके बाद में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पे हुई थी, जिससे कि मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पर उदय हुआ और मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम जो समझेंगे वो सबसे पहला आक्रमण जो कि महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था उसको समझेंगे, और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको हम जानेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है ये हम आपको बताने वाले हैं। इसमें कि सबसे पहले तो जो समानी समानी जो साम्राज्य उसका पतन होता है। उसके समानी साम्राज्य जो कि तुर्क, ठीक है ना, तुर्क यानी कि मध्य एशिया में ये साम्राज्य होता है, उसका तब पतन होने के बाद में, जो कि 9th सेंचुरी के अंत में इसका जब पतन होता है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है धीमे धीमे। यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे वो कमजोर हो जाते हैं। देन उसके बाद में वहीं का जो तुर्क गुलाम, जो समानी साम्राज्य का एक गुलाम होता है अल्पगीन, अल्पगीन अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित करता है, जो कि समानी साम्राज्य के खुरासान का एक सेनापति होता है। यानी कि खुरासान जो कि छोटे छोटे भागों में ये समानी साम्राज्य विभाजित था, तो इसमें खुरासान भी एक क्षेत्र था यहाँ पे कि एक सेनापति के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ये समानी साम्राज्य में गुलामों की प्रथा होती थी, तो गुलाम जो है वहां पर सेनापति के रूप में अपॉइंट होते थे, नियुक्त होते थे। तो ये जो सेनापति अल्पगिन था, ये खुरासान का सेनापति उस समय हुआ करता था। लेकिन धीमे धीमे करके इसका जब पतन हुआ, पतन होने के बाद में यहाँ पर अल्पगिन ने अपने खुद के साम्राज्य की स्थापना की, जो कि गजनी एक छोटा सा क्षेत्र था, वहां पर इसने गजनी वंश की स्थापना की। किसने की थी? अल्पगिन ने। अल्पगिन के द्वारा गजनी वंश की स्थापना
ये हुई थी 9th सेंचुरी के एंड में। अगर 9th सेंचुरी के अंत की बात करें तो लगभग 900 972, यस 972 972 ईस्वी की बात है ये। 972 ईस्वी में इसकी स्थापना अल्पगीन के द्वारा की जाती है। देन उसके बाद में ये इसको आगे बढ़ाता है। अल्पगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में यहाँ पर सुबुतगीन, जो कि इसी का एक गुलाम होता है, क्योंकि ये गजनी का संस्थापक माना जाता है, तो इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तुर्क वंश में जो तुर्क आक्रमणकारी हुए, तो तुर्क आक्रमणकारी में महमूद गजनवी से पहले यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो अल्पगीन से होती है। अल्पगीन जो कि 9वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर गजनी वंश की स्थापना करता है, जो कि गजनी एक साम्राज्य होता है, वहीं पर उसी के नाम से ये गजनी वंश होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात में सुबुतगीन, जो कि अल्पगीन का एक गुलाम सेनापति होता है, गुलाम होता है, यानी कि जो अल्पगीन ने उस समय जब गजनी वंश की स्थापना की थी, 1700 गुलाम यहाँ पर अधिकारी के रूप में या फिर यहाँ पर मुख्य सेनापति या फिर अन्य अधिकारियों के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए थे। तो वो 1700 गुलामों में से एक होता है सुबुक्तगीन, जो कि गजनी का बाद में जब अल्पगीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये शासक बनता है। लगभग 986 ईस्वी में ये शासक बनता है। कहाँ का? गजनी का शासक बनता है, जो कि अल्पगीन के 1700 गुलाम अधिकारी होते हैं। उन अधिकारियों में से एक अधिकारी होता है जो कि आखिर में जाके ताकतवर बनता है और अल्पगीन की मृत्यु के बाद में गजनी का शासक यहाँ पर बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की जो घटना है वो बहुत ही ज्यादा रोचक है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक आप देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी क्लियर एक एक चीज समझ में आएगी। देन उसके बाद में 986 ईस्वी में जैसे ही गजनी का ये शासक सुबुक्तगीन बनता है, देन उसके बाद में ये भारत पर आक्रमण की शुरुआत करता है। सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनबी का क्या होता है, ये महमूद गजनबी का पिता है ये, ठीक है ना। इसके बाद में महमूद गजनबी आएगा और महमूद गजनबी जो कि भारत पर लगातार आक्रमण करेगा, लेकिन आक्रमण की शुरुआत महमूद गजनबी से पहले उसके पिता ने ही कर दी थी, जो कि 986 ईस्वी में, जो कि एक शाही वंश जो कि भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान के क्षेत्र में हिंदुकुश की पहाड़ी के पास में शाही वंश था, ठीक है ना, जिसको कि हिंदू शाही वंश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश था ये। तो हिंदू शाही वंश का राजा उस समय था जयपाल। तो जयपाल पर ये आक्रमण करता है जब सुबुक्तगीन गजनी का शासक बनता है। तो सुबुक्तगीन के द्वारा 986 में यहाँ पर आक्रमण होता है और आक्रमण में जो रिजल्ट निकलता है उसमें जयपाल हार जाता है। जयपाल की हार होती है और हार होने के बाद में ये संधि करता है और संधि में 50 हाथी और कुछ प्रदेश देने के वचन देता है। उस वचन के बेसिस पर जो सुबुक्तगीन है वो जयपाल को छोड़ देता है। देन उसके बाद में जयपाल वापस लाहौर आ जाता है। तो संधि जब करता है, तो संधि के बाद में जब वापस आता है, तो वापस आने के बाद में ये निश्चिंत हो जाता है। देन उसके बाद में ये अपनी जितनी भी जो बातें स्वीकार की थी, जो संधि की थी, उस संधि को ये स्वीकार कर देता है। मानता नहीं है कि मैं वो सारी शर्तें यहाँ पर मंजूर अब नहीं करूंगा। तो उसके बाद में जब ये संधि स्वीकार नहीं करता है, तो सुबुक्तगीन दोबारा से यहाँ पर आक्रमण करता है, लेकिन काफी समय के बाद में यहाँ पर ये आक्रमण होता है, जिसको कि हम आगे यहाँ पर समझेंगे। जो कि 986 के बाद में जब यहाँ पर जयपाल की हार हो जाती है, उसके 5 वर्ष बाद यानी कि 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन फिर से यहाँ पर पुनः युद्ध करता है जयपाल के साथ में, और जयपाल यहाँ पर क्या होता है, हार जाता है। इसकी हार होती है यहाँ पर, और हारने के बाद में ये इतने आगे तक बढ़ जाता है सुबुक्तगीन पेशावर तक का जो भूभाग है, ठीक है ना, जो कि उसका अधिकार क्षेत्र था, उसका राज्य साम्राज्य था, वहां पर अधिकार कर लेता है। उस क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद में अधिकार करने के बाद में उसको वापस नहीं देता है और यहाँ पे जयपाल बहुत बुरी तरीके से हारता है। हारने के बाद में ये फिर लगभग 997 ईस्वी के आसपास सुबुक्तगीन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात में फिर राजरोहण जो होता है वो 998 में, क्योंकि उसके एक वर्ष के बाद में 998 में महमूद गजनबी का यहाँ पर राजरोहण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण कब होता है, तो ये होता है 998 ईस्वी में राजरोहण होता है, और ये राजरोहण तुर्क के खलीफा के द्वारा ये राजरोहण किया जाता है। उस राजरोहण में जो महमूद गजनवी है वो वहां पर दो पदवी धारण करता है, जो कि हम आगे समझेंगे। इसमें दो पदवी धारण करता है, दो उपाधियां धारण करता है, और उपाधि में खलीफाओं को ये वचन देता है, यानी कि उस समय ये वचन देता है और उनसे उनको सामने ये प्रण करता है कि मैं हर वर्ष हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि भारत जो कि तुर्क और अफगानिस्तान के पूर्व में स्थित था, उस समय बहुत ही ज्यादा क्षेत्र था, काफी ज्यादा संपत्ति और स्वर्ण का भंडार कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो वहां के व्यापारी थे, व्यापारियों के द्वारा ये जानकारी मिलती रहती थी कि अगर कहीं पर धन ज्यादा है तो वो भारत में है। तो भारत में आक्रमण के लिए वो उपाधि धारण करता है और खलीफा के सामने ये वचन देता है, ये कसम खाता है कि हर वर्ष मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, और आक्रमण करने के बाद में यहाँ से मैं जो भी धन मिलेगा वो धन लूट कर अपने गजनी साम्राज्य की स्थापना करूंगा, यानी कि जो गजनी साम्राज्य है उसका विस्तार करूंगा। और उसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सिर्फ यही एकमात्र होता है कि वो गजनी साम्राज्य की स्थापना विस्तार करने के लिए वो यहाँ पर भारत में लूट करने के उद्देश्य से भारत में आक्रमण लगातार करता है। तो यहाँ पर जो आक्रमण करता है, तो उस समय जो आक्रमण के समय में जो यहाँ पर शाही वंश है, वो शाही वंश कौन सा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अफगानिस्तान के हिंदकुश के पहाड़ी में हिंदू शाही वंश का यहाँ पर राज रहता है। क्योंकि यहाँ पर जयपाल से हार तो हो जाती है, लेकिन जयपाल उस समय उसकी मृत्यु नहीं होती, जयपाल वहां पर शासक पहले से ही रहता है जिस समय की महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। हिंदू शाही वंश जो कि इराक से लगा हुआ क्षेत्र, अफगानिस्तान में हिंदकुश पहाड़ी जो कि वर्तमान में है वहां पर लगा हुआ क्षेत्र, तो वहां पर किस वंश का शासन होता है, हिंदू शाही वंश का शासन होता है। आगे चलते हैं, अब हम समझ लेते हैं हिंदू शाही वंश जो कि कैसे यहाँ पर रोल में आता है, क्योंकि हिंदू शाही वंश को भी समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू शाही वंश, एक्चुअली हिंदू शाही वंश की जो शुरुआत होती है वो कुषाण वंश के पतन के बाद होती है। यहाँ पर हिंदू शाही वंश कुषाण वंश के पतन के बाद में यहाँ पर शाही वंश की साम्राज्य की स्थापना होती है। हिंदू शाही वंश से पहले अपन को शाही साम्राज्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि शाही साम्राज्य के बाद में ही हिंदू शाही वंश की स्थापना होती है। कुषाण वंश का पतन होता है, पतन होने के बाद में यहाँ पर शाही साम्राज्य की स्थापना होती है। 9वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर शाही राजा जो कि कुषाण वंश के पतन के बाद में यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, उसका जो अंतिम राजा है लागुर्तमान, ठीक है ना, लागुर्तमान होता है यहाँ पर, जो कि शाही वंश होता है, यानी कि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो वंश है ये शाही वंश है। इसके बाद में आएगा हिंदू शाही वंश, ठीक है ना, इसके बाद में कौन सा आएगा, हिंदू शाही वंश आएगा। तो कुषाण वंश के पतन हुआ, पतन होने के बाद में शाही वंश आया। शाही वंश का जो अंतिम राजा है वो 9वीं शताब्दी के अंत में जो होता है वो लागर्तुमान होता है, जिसको कि हटाकर एक ब्राह्मण मंत्री, जो कि शाही वंश में ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मंत्री होता है, जिसका नाम होता है कल्लर, ठीक है ना, कल्लर जिसको कि ललिया शाही के नाम से भी जानते हैं, ये इसको हटा देता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर शासक होता है, और कमजोर शासक को उस समय कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जो उससे ज्यादा पावरफुल होता था वो उस राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो यही काम यहाँ पर एक ब्राह्मण मंत्री जो कि इस शाही वंश के अंडर में काम करता था, जिसका नाम था कल्लर, जिसको कि बाद में ललिया शाही के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गद्दी पर बैठ जाता है और ये अपने खुद के वंश की स्थापना करता है, जो कि उसके वंश का नाम होता है हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश की स्थापना 890 ईस्वी के दौरान ये करता है, इसकी नींव रखता है ये। देन उसके बाद में कल्लर के बाद में इसका जो अगला राजा जयपाल, जिसके बारे में बताता हूँ, जिस समय की सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया, जो कि 994 से लेके 1001 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि 1001 में जब ये आक्रमण करता है तो उस समय महमूद गजनवी होता है, तो हमें 1001 में इसकी मृत्यु होती है महमूद गजनवी के समय में। तो इसको हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से ये पूरे के पूरे वंश को किस तरीके से महमूद गजनवी आता है, उसके बाद में इसको खत्म करके आगे भारत में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद में इसी हिंदू शाही वंश का अगला राजा
जयपाल, जयपाल के बाद फिर त्रिलोचन पाल, उसके बाद में भीमपाल जो कि अंतिम हिंदू शाही वंश का राजा यहाँ पर रहता है। तो ये चार यानी कि ये पांच यहाँ पर लगातार वंशावली यहाँ पर रही जो कि कल्लर के द्वारा इस हिंदू शाही वंश की नींव रखी गई। उसके बाद में जयपाल 994 से लेके 1001 ईस्वी तक रहता है। देन उसके बाद में उसका बेटा आनंदपाल जो कि 1001 से लेके 1010 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में त्रिलोचन पाल जो कि इसका पुत्र है 1010 ईस्वी से लेके 1022 ईस्वी तक। देन उसके बाद में भीमपाल, भीमपाल रहता है यहाँ पर जो कि 1022 से लेके 1026 ईस्वी तक, क्योंकि ये त्रिलोचन जो पाल है, ये त्रिलोचन पाल उसकी जो राजा जयपाल है, जयपाल की जो बहन है, बहन का पुत्र होता है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और एक एक करके वो किस तरीके से भारत में प्रवेश करते हुए लगातार 17 आक्रमण पर विजय करता है और यहाँ से धन लूट करके अपने गजनी लेकर जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक आपको कैसा समझ में आया, कितना आपको क्लियर हुआ इस तुर्क आक्रमण का की जो शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद में हम अगला जो वीडियो बनेगा वो काफी ज्यादा लेंदी रहेगा, जिसमें कि मैं आपको महमूद गजनवी के सारे आक्रमण के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो ये वीडियो को देखिएगा पूरा। और इससे पहले मैंने जो अरब आक्रमणकारी महमूद मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया, उसका वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि आपको जो अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी होते हैं वो किस तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, जो कि मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो लगातार मेरी वीडियोस के साथ में बने रहें और इसी तरीके से मेरे सारे वीडियोस देखते रहें। इसके बाद में अगला वीडियो में इसी के बाद महमूद गजनवी का लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को ट्यून करके रखिएगा। जो भी वीडियोस मैंने अभी तक कंप्लीट किए हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।